हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियोज में हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड ग्रुप पढ़ा, फिर हमने RH ग्रुप पढ़ा। अब इस वीडियो में हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का बनना या रुधिर का जमना। देखो, आपने कभी ऐसा देखा हो, ऐसा महसूस किया हो कि जैसे ही आपकी चोट लगती है थोड़ी देर में आप क्या देखते हो कि वहाँ कुछ गहरे भूरे रंग की एक ठोस संरचना बन जाती है। ठीक है, वो कैसे बनती है और क्या होती है वो ही इस टॉपिक में हम समझेंगे। देखो, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जैसे ही हमारा शरीर में किसी तरह का कोई कट चीरा लगता है या यूँ कहें रुधिर वाहिनी जो होती है, रुधिर वाहिनी या क्षतिग्रस्त होती है, तो उस समय थक्का बनता है। ये स्थिति कब होती है? जब हमारी रुधिर वाहिनियाँ जो है, उन रुधिर वाहिनियों से, जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनसे बाहर आते ही रुधिर वाहिनियों से जैसे ही रुधिर बाहर आता है, यानी कि वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में, ठीक है, रुधिर वाहिनियों से बाहर आते ही रुधिर एक जेल जैसी संरचना बनाता है, जेल समान संरचना बनाता है, जेल समान संरचना बनाता है। और इस संरचना को थक्का या इंग्लिश में कहें तो क्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थक्का या क्लॉट कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस थक्का बनने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो मैकेनिज्म है, या यूं कहें ये जो क्रियाविधि या प्रक्रिया है, क्लॉट बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्लॉटिंग कहते हैं। आसान है। तो रुधिर जैसे ही आपकी रुधिर वाहिकाओं से बाहर वायु के संपर्क में आता है, तुरंत अपने जो ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारे कारक होते हैं, अभी हम उन डिटेल से उनको देखेंगे। टोटल 13 कारक होते हैं। वो 13 कारक मिलकर एक जेल समान संरचना बनाते हैं, जिसे क्लॉट कहते हैं। कैसी संरचना बनाते हैं? जेल जैसी संरचना, जो और बाद में कठोर संरचना बन जाती है, उसे थक्का या क्लॉट कहते हैं। और थक्के बनने की क्रिया को क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, क्यों आवश्यक है ब्लड क्लॉटिंग, क्यों जरूरी है? आप ही सोचिए, आपके यहाँ चीरा लग गया, कट लग गया, और आपके वहाँ उस चीरे से लगातार खून बाहर निकल रहा है। तो इसी तरह अगर खून बाहर निकलता रहा, आपका ब्लड जो है वो लॉस होता रहा, तो हम जीवित रहेंगे ही नहीं। हमारा सारा जो ब्लड है वो तो खत्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या जीवित रहेंगे? नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जिस जगह कट लगा है उस जगह रुधिर को रोका जाए। ठीक है, और उस रोकने की प्रक्रिया को ही ब्लड क्लॉटिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ ब्लड क्लॉटिंग का? महत्व क्या हुआ इसका? रुधिर क्षति, रुधिर की जो अपने क्षति हो रही है, जो हानि हो रही है, जो ब्लड लॉस हो रहा है, उस रुधिर क्षति से बचाना इसका मेन कार्य हो गया। रुधिर की क्षति, ब्लड लॉस से बचाना इसका काम हो गया। दूसरा एक और कार्य हो सकता है कि मान लो आपके यहाँ घाव हुआ है, इस घाव से बाहर जो वातावरण है, उस वातावरण में बहुत सारे हमारे एनिमीज तैर रहे हैं, बहुत सारे रोगाणु हैं। ठीक है, पैथोजेंस हैं। वो पैथोजेंस उस घाव के जगह लग सकते हैं। हवा में जो पैथोजेंस है वो आपके घाव पर लग सकते हैं, और या फिर उस घाव के थ्रू आपके बॉडी में जा सकते हैं। तो दूसरा इस क्लॉटिंग का फायदा ये हुआ कि ये हमें रोगाणुओं से बचाता है, रोगाणुओं के प्रवेश को रोकता है। दूसरा कार्य क्या हुआ? ये रोगाणुओं के प्रवेश को रोकता है। आपके उस घाव के द्वारा रोगाणु आपके शरीर में न चले जाए, उस चीज को रोकने का कार्य कौन कर रहा है?
ब्लड क्लॉटिंग की ये क्रिया कर रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है वो अपन को समझनी है कि ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती कैसे है, कौन कौन से कारक इसके लिए उत्तरदायी है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए टोटल 13 कारक कार्य करते हैं। कितने कारक हैं? 13 फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। 13 फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर होते कहाँ हैं? ये फैक्टर होते हैं प्लाज्मा में। हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, जो 55% हिस्सा होता है ब्लड का, उस ब्लड प्लाज्मा में 13 कारक होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करते हैं। तो एक बार ऐसा प्रश्न आया था कि ब्लड क्लॉटिंग किसका गुण है? तो ब्लड क्लॉटिंग प्लाज्मा का गुण है। हमारा जो पूरे ब्लड में किस भाग का ये गुण है? तो ये प्लाज्मा का गुण है। ध्यान रखना, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इनका गुण नहीं है। अगर गुण पूछा जाए तो ये गुण प्लाज्मा का है, क्योंकि मेन जितने भी कारक हैं वो सारे कारक कहाँ है? ब्लड प्लाज्मा में है। ठीक है, 13 कारकों में वास्तव में जब पता चला तो उनको जो नंबर दिए जाते हैं इनको हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर। और इनको जब नंबरिंग दी गई तो ऐसे रोमन भाषा में दिया गया, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड, ऐसे करके टोटल 13 नंबर दिए गए। ठीक है, लेकिन इसमें एक नंबर है जो हमेशा एब्सेंस रहता है, ध्यान रखना है आपको। क्लॉटिंग फैक्टर 6 जो है वो नहीं है, वो एब्सेंट है, वो कोई नहीं है, ऐसा कोई कारक है ही नहीं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लॉटिंग फैक्टर आप फर्स्ट से शुरू करके 13 तक जाएंगे, लेकिन 6th एब्सेंट रहेगा, इसमें ध्यान रखना है। 6th कैसा होता है? एब्सेंट होता है। वास्तव में इसका मतलब जो कार्य करने वाले फैक्टर हैं वास्तव में 13 नहीं है, 12 फैक्टर काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनको बोला जाता है 13 फैक्टर। 6th फैक्टर एब्सेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सोचने वाली बात ये भी है, सोचने वाली बात तो ये भी है कि जब हम जान रहे हैं कि हमारे प्लाज्मा में 13 कारक होते हैं जो ब्लड को कोगुलेट करते हैं, जो ब्लड को क्लॉट बनाते हैं, जो थक्का बनाते हैं, लेकिन ये थक्का आपकी बॉडी में क्यों नहीं बनता? जब रक्त हमारी रक्त वाहिनियों में बह रहा है, इतनी सारी रक्त वाहिनियों, तो वहाँ क्लॉट क्यों नहीं बनता? वहाँ अंदर थक्का क्यों नहीं बनता? वो बाहर आने पर ही क्यों बनता है? ये भी समझने की बात है। तो इसके पीछे सिर्फ एक कारक है। हमने जब लीवर पढ़ा था तब पढ़ा था कि लीवर की कोशिकाएं हिपेरिन नामक एक प्रतिस्कंदक का स्रावण करती है। ये है प्रतिस्कंदक पदार्थ, एंटीकोगुलेंट इसको बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट प्रतिस्कंदक हिपेरिन। ये हमारे ब्लड में होता है, ये प्रतिस्कंदक है, ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, ये क्लॉट का विपरीत काम करता है, थक्का नहीं बनने का ये काम करता है कि आपकी बॉडी में थक्का नहीं बने। यानी कि ये जो हिपेरिन है वास्तव में इन कारकों को दबा के रखने वाला है, इन 13 कारकों को रोक के रखने का काम करता है। ये क्या कार्य कर रहा है? रोकने का कार्य कर रहा है हिपेरिन। ठीक है, प्रश्न ये भी आता है कि हिपेरिन सीक्रेट कहाँ से होता है? तो हिपेरिन जो होता है वो लीवर सेल्स द्वारा सीक्रेट होता है, जिसे आप हिपैटोसाइट कहते हैं। हिपैटोसाइट्स द्वारा सीक्रेट होता है। कौन? हिपेरिन। इसके अलावा हमने जब WBC पढ़ी थी तब भी एक ये हिपेरिन सीक्रेशन की बात की थी। तो वहाँ WBC में जो बेसोफिल्स होती है, बेसोफिल्स जो होती है वो भी हिपेरिन का कुछ मात्रा में हिपेरिन का स्रावण करती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हिपेरिन एक प्रतिस्कंदक है, एंटीकोगुलेंट है या एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। ये एक तरह से क्लॉट नहीं बनने देने का कार्य करती है, 13 कारकों को रोकने का कार्य करती है। सीक्रेट कहाँ से होती है? हिपेटोसाइट से और बेसोफिल से सीक्रेट होता है हिपेरिन, जो जब तक ब्लड आपकी नसों में है, जब तक ब्लड आपकी वाहिनिकाओं में घूम रहा है, तब तक ये उसे वहाँ उसको जमने नहीं देता। हाँ, वायु के संपर्क में आते ही हिपेरिन जो है वो डैमेज हो जाता है,
हिपेरिन डैमेज हो जाता है। अब जब हिपेरिन डैमेज हो जाता है तब ये इनको रोकने वाला डैमेज हो गया, 13 कारकों को रोकने वाला ही खत्म हो गया, तो अब ये आज़ाद हो गए। 13 कारक सारे के सारे आज़ाद हो गए और थक्का बनाने में लग जाते हैं, ब्लड का थक्का बना देते हैं, जो ज़रूरी भी है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती कैसे है। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न होती है। ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया जो है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में होते हैं। समझने के हिसाब से हमने ये 3 चरण बनाए हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक कारक होता है, उसको सक्रिय करने वाले कारक। प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय, प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण, कारकों का निर्माण। सबसे पहले काम तो क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन एक कारक होता है, उस कारक को सक्रिय करने वाले कारक बनेंगे। पहले तो प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक बनेंगे। फिर दूसरे में क्या होगा कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, यह प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है, तो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। और अब ये थ्रोम्बिन काम का है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। तो फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन, फाइब्रिन में परिवर्तन, बस ये फाइब्रिन ही काम का है और इसी के साथ थक्का बनना शुरू होता है। ठीक है, अब इसको प्रक्रिया से समझते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। देखो, जैसे ही किसी तरह का कोई उत्तक टूटता है, किसी उत्तक की क्षति होती है, ठीक है, यानी कि आपके कोई चोट लगी, उस चोट लगने पर कोई ना कोई कोशिका उत्तक का तो डैमेज होना है, वहाँ से कोई उत्तक कटेगा तो उसको डैमेज हो गई, उसकी क्षति हो गई, और उत्तक क्षति होने के साथ साथ ही वहाँ ब्लड बाहर निकलता है। तो ब्लड में जो बिंबाणु होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आके टूट जाती है। तो बिंबाणु का टूटना, तो कोई उत्तक की क्षति होने पर, प्लेटलेट्स के टूटने पर क्या होता है? ये दोनों के दोनों स्थितियों में, यानी कि उत्तक क्षति की स्थिति में और प्लेटलेट्स के बिंबाणुओं के टूटने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन होता है। किसका स्रावण हो रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ध्यान रखना, उत्तकों के टूटने पर और बिंबाणुओं के टूटने पर, कोई नुकसान होने पर, वायु के संपर्क में बिंबाणु आते ही क्या सिक्रेट करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, यह है थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर 7 और क्लॉटिंग फैक्टर 10वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर 7। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व है जो यहाँ हमेशा काम करता है, याद रखना है, कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन यहाँ ब्लड क्लॉटिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो ये सब मिलकर इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये बदल देते हैं प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक में, या इसको कई बुक्स में जो है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज लिखा होगा, इसे होगा प्रोथ्रोम्बोकाइनेज
या कुछ जगह कुछ बुक्स में इसे प्रोथ्रोम्बिनेज भी लिखा है। ठीक है, ये वास्तव में प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक एक कॉम्प्लेक्स है। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक एक्टिवेटर है, यानी कि ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज, एज लगा है इसका मतलब ये एक तरह का क्या है, एंजाइम है। एज लगे है इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह का एंजाइम हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था ये कैल्शियम के साथ मिलकर और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर 7th और 10th क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक की तरह अब कार्य करने लगा, एक्टिवेटर हो गया। तो अब एक्टिवेटर है तो काम क्या करेगा, यह क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन में। तो पहला चरण तो यहां समाप्त हो गया। देखो हमने क्या देखा था, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हो जाएगा यहां। ये जो प्रोथ्रोम्बिन था ये अक्रिय अवस्था में होता है, अक्रिय, और थ्रोम्बिन सक्रिय अवस्था में हो गई। तो अपनी पहली प्रक्रिया हो गई। पहले चरण में क्या हुआ, ये यहाँ प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कारक का निर्माण हुआ यहाँ तक। ये जो यहाँ तक है ये इसका पहला चरण है, ये पहला चरण है। ठीक है, दूसरे में क्या देखा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया। ये जो है ये दूसरा चरण है। अब ये जो थ्रोम्बिन जैसे ही सक्रिय हुआ, थ्रोम्बिन जैसे ही सक्रिय, आप इसे ऐसे समझिए कि कोई उत्तक का जैसे ही डैमेज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जाके तुरंत प्रोथ्रोम्बिन जो इसको एक्टिव करेगा पहले, और ये एक्टिव करने वाले कारक तुरंत भाग के जाएंगे और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेंगे कि तुम तुरंत एक्टिव हो, वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होके थ्रोम्बिन बना रहा है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये कुछ और ही काम करेगा। थ्रोम्बिन ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड में एक थक्का बनाने वाला एक कारक मौजूद होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले नंबर का कारक ही ये है और वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, जो वास्तव में जब ब्लड प्लाज्मा में होता है तब तो घुलनशील होता है। तब तो ये कैसा होता है, घुलनशील होता है, यानी कि प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, प्लाज्मा के साथ घुल मिल के रहने वाला है फाइब्रिनोजन। लेकिन थ्रोम्बिन आके फाइब्रिनोजन और प्लाज्मा के बीच में दरार पैदा कर देता है, उनके बीच में झगड़ा पैदा कर देता है, आप ऐसे समझो। अब जब प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन के बीच में झगड़ा हो गया तो ये अब प्लाज्मा को छोड़ देता है, उससे अलग हो जाता है और बना देता है फाइब्रिन। क्या बना देता है, फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन होता है अघुलनशील, अघुलनशील, यानी कि प्लाज्मा में नहीं घुलता है, मतलब प्लाज्मा से इसने कट्टी कर ली, प्लाज्मा से नाराज हो गया है। ठीक है, और ये जो फाइब्रिन है वास्तव में यूं तंतुनुमा प्रोटीन होता है। कैसा होता है, तंतुनुमा प्रोटीन, लंबे लंबे तंतुनुमा प्रोटीन ये बन जाते हैं। ठीक है, तो तीसरी स्टेप हमने क्या देखा, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। ये 3 स्टेप्स में क्रिया होती है। अब इसे ऐसे समझो कि सपोज ये आपका हाथ या आपके कोई भाग है, शरीर का कोई भाग है, हाथ ही समझ लीजिए एक बार इसे। यहाँ आपके कोई कट लग गया, चीरा लग गया, घाव लगा, यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है, यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है। तो यहाँ तुरंत हवा के संपर्क में आते बिंबाणु टूट जाएंगे, यहाँ हवा के संपर्क में आएंगे और बिंबाणु टूट गए तो उन्हें थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन कुछ कारकों के साथ मिलकर एक प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का काम करेगा। ये तुरंत क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा और थ्रोम्बिन ब्लड प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन था उस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा, जो प्लाज्मा में घुलता नहीं है, रेशेदार है। अब ये जो फाइब्रिन तंतु है ये यहाँ यूँ जमा होने लगते हैं, एक दूसरे से जुड़ जुड़ कर यूँ जमा होने लगते हैं
और जमा होकर यूं जाल नुमा संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाल नुमा। ये जो है अघुलनशील जो है वो एक जाल बनाते हैं घाव के ऊपर, तंतुओं का जाल, क्योंकि तंतुनुमा प्रोटीन है, तंतुओं का यहाँ जाल बन जाएगा। अब सोचो जाल जब बन गया यहाँ, तो उस जाल में से क्या जो इसकी ब्लड की जो कोशिकाएं हैं वो निकल पाएगी? नहीं, उनको निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इस जाल में आके कभी आरबीसी फंसेगी, कभी डब्ल्यूबीसी फंसेगी, कभी मोनोसाइट, कभी प्लेटलेट्स। ठीक है, अपनी जो ब्लड में जितनी भी सेल्स होती है वो सभी सेल्स या कार्पोसेल्स वहाँ आके फंसने लगेगी। ठीक है, इसे ऐसे भी समझ सकते हो, आपके घर के आसपास कोई नाली है और नाली में आपने बहुत ज़्यादा कचरा डाल दिया, शुरू में कोई जाली नुमा ऐसे कुछ आपने बहुत ज़्यादा कचरा डाल दिया। अब जो वो पानी आ रहा है इधर से और इस पानी में कुछ मोटी मोटी चीज़ें भी हैं, तो पानी तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो यहीं जमा होने लगेगी। अब आपकी नाली और अच्छी तरीके से पैक हो जाएगी और अच्छी तरीके से बंद हो जाएगी। होता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल यही स्थिति यहाँ होती है। फाइब्रिन का जाल बना तंतुओं का, उस जाल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोस जितने भी हैं वो सभी आकर फंसने लगती है और फंसते फंसते यहाँ फिर ये पूर्णतः क्या हो जाता है? जाम बन जाता है। अच्छी तरीके से ये जो एक सॉलिड संरचना बन जाती है और इसी संरचना को हम कहते हैं क्लॉट। क्या कहते हैं? क्लॉट या थक्का बोलते हैं। क्या कहते हैं? थक्का कहते हैं। और इस थक्के बनने की क्रिया को ही ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना, ठीक है, रक्त का थक्का जमना कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है। कैसे? थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बना, इसने क्या किया? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया, जो अघुलनशील है, तंतुनुमा संरचनाएं बनाता है, जो जाल बनाती है और उस जाल में कोशिकाएं फंस जाती है और थक्का बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित कुछ बातें, महत्वपूर्ण नोट्स आपको बता रहा हूँ जो कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। पहली बात कि ये जो 13 कारक बने, ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, क्लॉटिंग फैक्टर, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो ये मैंने एक बार पहले अभी बताया। इन सभी का निर्माण लीवर की सेल्स यानी कि हिपेटोसाइट्स में या लीवर में होता है। पहली बात जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपको याद रखने, पहली बात है। दूसरा, बहुत एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न आता है कि थक्का बनने की क्रिया में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इस क्रिया में विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्लड क्लॉटिंग में रक्त का थक्का बनने की क्रिया में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के इसमें सहायक है। ठीक है, यही बहुत है आपके लिए। वैसे आप इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखें तो वास्तव में विटामिन के क्या करता है कि ये जो 13 कारक बन रहे हैं इनके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में सहायता करता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, सिर्फ इतना याद रखिए, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में सहायता करता है। यानी कि जब वो डीएनए से आरएनए, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर उसका प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ही ट्रांसलेशन, अनुवादन कहलाता है। फिर उस प्रोटीन के बनने के बाद उसमें कुछ बदलाव होते हैं। ठीक है, उस अनुवादन के बाद में भी कुछ बदलाव आते हैं, तो उन बदलावों में सहायता करता है विटामिन के। कौन से प्रोटीनों के? इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के बदलाव, इसमें सहायता करता है विटामिन के। इसलिए सीधे सीधे प्रश्न आता है कि ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा विटामिन सहायक है? तो उस कारकों को निर्माण करने में विटामिन के महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सहायक है। इसके अलावा एक रोग पूछा जाता है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया आपको याद रखना है। देखो, हीमोफीलिया जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रोग है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति जिसे हीमोफीलिया है
उसके अगर चोट लग जाती है तो उसमें रक्त का थक्का बनता ही नहीं है या बहुत देरी से बनता है। ऐसी स्थिति में ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड बहुत सारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। इस रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और एक होता है पैरा हीमोफीलिया। एक होता है पैरा हीमोफीलिया, एच से यहाँ हीमोफीलिया समझना आप, पैरा हीमोफीलिया। इस तरह 4 तरह के हीमोफीलिया होते हैं। ठीक है, आपको याद रखने हैं कौन से कारक की अनुपस्थिति में कौन सा हीमोफीलिया होता है, बहुत आसान है। देखो हीमोफीलिया ए जो है क्लॉटिंग फैक्टर 8वें नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी वजह से होता है। बी जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। सी जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी से होता है। और पैरा हीमोफीलिया, पैरा से आप पेंटा से याद रखना, पेंटा हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पेंटा 5 के लिए यूज करते हैं, है ना। तो पैरा पेंटा हीमोफीलिया किससे, 5 से। ये क्लॉटिंग फैक्टर 5 की कमी से, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये सब के सब क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो इधर जो लिखे हैं सब ये क्लॉटिंग फैक्टर है और इनकी एब्सेंस में ये हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर 8वें की अनुपस्थिति में, हीमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर 9, हीमोफीलिया सी क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी से होता है और पैरा हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर 5 की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने बता दी। इसके अलावा कुछ ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर हैं जिनके नाम कुछ वैज्ञानिकों के नाम पर है। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर आपको 13 के 13 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण क्लॉटिंग फैक्टर्स ही है जो आपको याद रखने हैं और महत्वपूर्ण कुछ वैज्ञानिकों के नाम पे है इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो कौन कौन से आपको याद रखने हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ के साथ। देखो सबसे पहले जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को क्रिसमस कारक कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 को क्या कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर 10 को स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 10 को स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर कहते हैं। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर 12 जो होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 12 है उसे हैगमैन फैक्टर कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 12 को हैगमैन फैक्टर कहते हैं, याद रखना है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर 13 जो होता है, 13th जो होता है, 13 नंबर का जो होता है उसे लाकी लॉरेंट फैक्टर कहते हैं। LAKI लाकी लॉरेंट LORAND लाकी लॉरेंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये 13 फैक्टरों में से ये जो 4 फैक्टर्स हैं इनके नाम विशेष है इसलिए पूछे जाते हैं, आपको याद रखने। खास करके ये जो 9वें नंबर का है ये कुछ एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इसलिए इसे याद रखना है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर और 13 का जो है उसे लाकी लॉरेंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये आपको ये और विशेष बातें याद रखनी। क्या क्या कि ये लीवर में बनते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण होता है थक्का बनाने में, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, हीमोफीलिया ए 8वें की एब्सेंस में, हीमोफीलिया बी 9वें की एब्सेंस में, हीमोफीलिया सी 11वें की एब्सेंस में और पैरा हीमोफीलिया 5वें कारक की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्रिसमस कारक, स्टुअर्ट प्रोवर कारक, हैगमैन कारक और लाकी लॉरेंट कारक भी
देखें। इन्हें आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। यूं ही जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।